हमारी लास्ट वीडियो में वी वर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मॉडल होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वॉच इट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इकोनॉमिक मॉडल्स एक सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो का, जो समझाते हैं कि एक इकोनॉमी कैसे चलती है। और ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम एक सर्कुलर डायग्राम की मदद से ये देखते हैं कि इकोनॉमी के अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में इनकम का फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है दैट इज इनकम, उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो बीच बीच में पॉज करके नोट्स बनाते रहें सो दैट यू आर एग्जाम रेडी। नेशनल इनकम एक पैरामीटर है ये देखने का कि एक इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। नेशनल इनकम टोटल वैल्यू होती है उन सब फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी के नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और ये टाइम पीरियड होता है यूजुअली 1 साल का। तो हमें एक इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं 1 साल में, उनकी वैल्यू को ऐड करना है। अब क्योंकि हमें उसकी वैल्यू को ऐड करना है तो ऑब्वियस ही बात है, एक इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई होंगी, क्लॉथ भी प्रोड्यूस हुआ होगा, लैपटॉप्स भी प्रोड्यूस हुए होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई होंगी। तो इन सबको जब हमें ऐड अप करना है तो एक ही कॉमन डिनोमिनेशन होता है, वो है मनी। तो हम इन सारी गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है उसे ऐड करते हैं, और उसे ऐड करके जो वैल्यू आती है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम हमेशा मनी की टर्म्स में बताई जाती है। सो इट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, लेट्स सी। गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आगे किसी इकोनॉमिक प्रोसेस में यूज किए जाएंगे या नहीं, इस बेसिस पर हम उसे क्लासिफाई करते हैं एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर मैं घर में सब्जी लेकर आई और मैंने उसे ट्रांसफॉर्म करके फूड में कन्वर्ट किया, लेकिन जो मैं उसे फूड में कन्वर्ट कर रही हूँ वो किसी इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए नहीं है, वो मेरी अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए है, तो वो सब्जी जो मैं लेकर आई थी वो कहलाएगी फाइनल गुड या फाइनल सर्विस। अगर वो सब्जी किसी होटल में यूज की जाएगी तो उसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फॉर एन इकोनॉमिक प्रोसेस, इसीलिए वो फाइनल गुड नहीं बल्कि इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसिडर किया जाता है, वरना सब्जी उगाने से लेकर रेस्टोरेंट में डिश बनने तक अगर हर स्टेज की वैल्यू ऐड करेंगे तो वो एक मिस इंटरप्रिटेशन होगा। सो होटल से जो डिश बनकर निकलेगी उसकी वैल्यू में उस सब्जी के बीज से लेकर उसे होटल में लाने तक का सारा खर्चा इंक्लूडेड होगा, और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो उस होटल से डिश बनकर निकलेगी उसे ऐड करेंगे नेशनल इनकम में, उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे हम लोग नेशनल इनकम में, और इसीलिए इसे हम बोलेंगे फाइनल गुड या फिर फाइनल सर्विस। फाइनल गुड्स जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं उन्हें भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। पहले बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। टू नो मोर अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेक आउट माई वीडियो ऑन प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो किए जाते हैं लेकिन इन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में। जैसे कि बेकरी में रखा हुआ अवन एक कैपिटल गुड है जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और जो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करता है, मतलब सारी वेजिटेबल्स को, फ्लोर को, एग्स को कन्वर्ट करता है वो पिज्जा में। और ये गुड्स काफ़ी सालों तक इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन में, और धीरे धीरे इनकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट भी होती है, और फाइनली इन्हें रिप्लेस भी किया जाता है, मे बी बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, या मे बी कि खराब हो जाते हैं इसीलिए। तो ये फाइनल गुड्स जो कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। दूसरे होते हैं कंज्यूमर गुड्स जो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं, लाइक अ पिज्जा। अब वो जो पिज्जा जो बेकरी में बना था वो मैंने खरीदा, तो वो है एक कंजम्पशन गुड। बट व्हाट इफ मैं अपने घर के लिए एक अवन खरीदूं, वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? मैं उस अवन को फर्दर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करूंगी।
सो इट इज़ अ कंज्यूमर गुड और वो काफ़ी समय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सो इट इज़ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। तो जो अवन मैंने अपनी शॉप के लिए खरीदा है, अपनी बेकरी के लिए खरीदा है, वो है एक कैपिटल गुड, क्योंकि मैं उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, आगे गुड्स को ट्रांसफॉर्म करके उसे आगे बेचने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वो अवन जो मैंने अपने घर के लिए खरीदा है और वो काफ़ी समय के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। और ऐसा पिज्ज़ा जो मैं अपने घर वाले अवन में बनाऊंगी अपनी कंजम्पशन के लिए, वो होगा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड। सो गुड्स हो सकते हैं दो तरीके के, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स हो सकते हैं कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। सो आई गेस नेशनल इनकम की डेफिनेशन में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। लास्ट चीज, नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स काफी साल तक इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो नेशनल इनकम का पार्ट सिर्फ एक ही साल में बनते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करें तो जो पानी है यहाँ पर वो स्टॉक है, और टैप से जो पानी ऐड हो रहा है बकेट में वो है फ्लो। तो एक इकोनॉमी में बहुत स्टॉक हो सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स का, लेकिन जो हर साल ऐड ऑन हो रहा है, फ्लो हो रहा है एग्जिस्टिंग स्टॉक में, वो बनता है नेशनल इनकम का पार्ट। क्योंकि नेशनल इनकम में हम ये देख रहे हैं कि एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो इकोनॉमी में कितने एक्स्ट्रा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऐड हुए हैं, हम उन्हीं को सिर्फ नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं। क्योंकि ये काफी टाइम तक चलते हैं, तो जो पुराना स्टॉक होता है वो स्टॉक का हिस्सा होता है, वो फ्लो का हिस्सा नहीं होता है। और यही मतलब है जब हम कहते हैं दैट नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर साल कितना एड ऑन हुआ है, हम स्टॉक की नहीं बल्कि फ्लो की बात करते हैं। सो नाउ वी नो कि नेशनल इनकम क्या होता है, और अब हम बात करेंगे कि ये इनकम किस तरीके से फ्लो होती है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक मार्केट इकोनॉमी में हमारे पास होता है एक हाउस होल्ड और प्रोडक्शन यूनिट्स, जिन्हें हम बोलते हैं बिजनेस या फिर फर्म या फिर कंपनीज। प्रोडक्शन के लिए इन बिजनेस को या फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हाउस होल्ड के पास। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर यानी कि ह्यूमन पावर, जिन्हें हम सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे आइडियाज लेकर आते हैं। सो हाउस होल्ड ओन करता है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं बिजनेस या फिर फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड ये फैक्टर सर्विसेज सेल करता है बिजनेस को। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है फैक्टर मार्केट। हमारे पास होता है फैक्टर मार्केट, जहां पे हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेल करता है बिजनेस को, और इसके बदले में बिजनेस हाउस होल्ड को देता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट। जैसे लैंड के लिए मिलता है रेंट, लेबर के लिए मिलता है सैलरी या फिर वेजेस, कैपिटल पर मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप पर मिलता है प्रॉफिट। सो एज यू कैन सी, ये जो ये ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइन है, ये दिखा रही है एक्चुअल फ्लो या फिर रियल फ्लो, जहां पे जो फैक्टर्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम हाउस होल्ड टू योर बिजनेस। और जो ये रेड लाइन है ये दिखा रहा है कि पेमेंट किस साइड पर जाएगी, ये दिखा रहा है मनी फ्लो। तो मतलब जो मनी फ्लो है इस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो पेमेंट्स होंगी वो जाएंगी फ्रॉम बिजनेस टू योर हाउस होल्ड। उसके बाद जो ये बिजनेस या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, ये प्रोडक्शन करती हैं और गुड्स और सर्विसेज सेल करती हैं हाउस होल्ड को। तो आप देख सकते हैं फिर से जो रियल फ्लो है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो जा रहे हैं फ्रॉम योर बिजनेस टू योर हाउस होल्ड, और इसके एक्सचेंज में जो हाउस होल्ड है वो पेमेंट करता है अपने बिजनेस को। तो जो ये रेड लाइन है वो फिर से दिखा रही है मनी का फ्लो, ये है पेमेंट फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो ये है फैक्टर सर्विसेज, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, और इसके अगेंस्ट में पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज यहाँ से यहाँ जा रही है। तो फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड बिजनेस को अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेल करता है, और जो ये प्रोडक्ट मार्केट है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड को सेल करता है। तो ये है एक टू सेक्टर मॉडल, जहां पे हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस। सो इस मॉडल में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, और फर्म की इस इनकम इसीलिए बराबर है हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर की। मतलब जितना पैसा ये कमाएंगे सामान बेचकर, उतना इन्हें खर्चा करना पड़ेगा, और जो इनके लिए इनकम है वो बिजनेस के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। फैक्टर पेमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है और हाउस होल्ड के लिए इनकम है, और जो गुड्स और सर्विसेज के लिए इन्हें पेमेंट करनी पड़ रही है वो हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर है और बिजनेस के लिए इनकम है। तो आप देख सकते हैं इस मॉडल में, ये एक सिंपल मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल है, इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है।
टू सेक्टर मॉडल के हिसाब से हाउस होल्ड को जितना भी पेमेंट मिलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो उसे कंजम्पशन में यूज कर लेते हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। कुछ इनकम कंजम्पशन में नहीं बल्कि सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और सर्कुलर फ्लो का हिस्सा नहीं रहती, इसीलिए सेविंग्स को लीकेजेस भी कहा जाता है। आज यू कैन सी यहाँ से जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स इन्हें रिसीव हुई वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर बिजनेस के पास वापस नहीं गया, बल्कि थोड़ा सा कंपोनेंट उसका हाउस होल्ड ने साइड में रख लिया, जिसे हम बोलते हैं सेविंग्स। तो सेविंग्स जो होती हैं वो सर्कुलर फ्लो का हिस्सा नहीं रहती हैं, इसीलिए हम लोग सेविंग्स को लीकेजेस भी बोलते हैं। लेकिन इन सेविंग्स को इकोनॉमी में वापस से इंजेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से लीक हुई है वापस हम इसे इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय कन्वर्टिंग दी सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके वापस उसे सर्कुलर फ्लो का हिस्सा बनाया जाता है। फर्म को कैपिटल गुड्स के लिए पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और वो मार्केट जो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, जिसमें आ जाते हैं आपके बैंक्स, आपके स्टॉक मार्केट, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज। तो सेविंग सिर्फ हाउस होल्ड नहीं करता है, आपके बिजनेसेस भी जो होते हैं वो सेविंग्स करते हैं, और वो सेविंग्स भी जाते हैं आपकी वापस बैंक्स वगैरह में। और जो ये बैंक्स या फिर कैपिटल मार्केट में जितनी भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दोनों हाउस होल्ड को और फर्म्स को क्या करते हैं, लेंडिंग भी करते हैं। लेंडिंग मतलब आगे इन्हें पैसा देते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो हाउस होल्ड की सेविंग्स हो या वो बिजनेस की सेविंग्स हो, वो इकोनॉमी का पार्ट ही बनी रहती है, वो सर्कुलर फ्लो का पार्ट ही बनी रहती है। वरना सेविंग्स जो है वो लीकेजेस बन के सर्कुलर फ्लो का हिस्सा नहीं रहती हैं, और उस वजह से वो इनकम में कुछ भी एड ऑन नहीं कर पाती हैं। तो कैपिटल मार्केट की वजह से वी मेक श्योर कि सेविंग्स जो है वो आपके सर्कुलर फ्लो का हिस्सा बनी रहे। ये तो बात हुई प्राइवेट सेक्टर की, जहां हमारे पास बिजनेस और हाउस होल्ड और कैपिटल मार्केट है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे रोड्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, और इसीलिए हमारे फ्रेम में ऐड होता है एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बिजनेस से गुड्स और सर्विसेज खरीदती है प्रोडक्ट मार्केट में, और उसके अगेंस्ट में उन्हें पेमेंट करती है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। उसी तरीके से गवर्नमेंट हाउस होल्ड से फैक्टर मार्केट में फैक्टर सर्विसेज भी लेती है, और उसके अगेंस्ट में भी जो पेमेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। इन सब के अगेंस्ट में गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स और सर्विसेज देती है, जैसे कि वैक्सीन्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और भी बहुत कुछ। और बिजनेस और हाउस होल्ड को सब्सिडीज और वेलफेयर भी प्रोवाइड किया जाता है। सब्सिडीज और वेलफेयर प्रोडक्शन में कुछ एड ऑन नहीं करते हैं, ये बस बेनिफिट होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांसफर पेमेंट भी कहा जाता है। मतलब ये बिना किसी आउटपुट में कुछ एडिशन किए सिर्फ एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पर ट्रांसफर हो रहे हैं। पर सरकार के पास ये सब खरीदने का और ये सारे खर्चे करने का, वेलफेयर करने का, सब्सिडीज देने का, वैक्सीन प्रोवाइड करने का, रोड्स बनाने का पैसा कहाँ से आता है? तो उसका आंसर है टैक्सेस। गवर्नमेंट हाउस होल्ड और बिजनेस दोनों से टैक्सेस लेती है, और उसके अगेंस्ट में वो ये सारी स्पेंडिंग्स करती है। एक इकोनॉमी कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। मतलब एक इकोनॉमी में वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं जो उसके सिटीजन्स को चाहिए होती हैं। अभी तक जो हमारा मॉडल था वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी का था, जो बाहर के देशों से इंटरेक्ट नहीं करती है। बट इन रियलिटी हर इकोनॉमी दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीदती है, जैसे कहा जाता है इम्पोर्ट्स, और कुछ सामान जो सरप्लस में प्रोड्यूस होता है उस इकोनॉमी में उसे दूसरी कंट्रीज में बेचा भी जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। जब हम क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल से ओपन इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जाते हैं तो सर्कुलर फ्लो मॉडल में ऐड हो जाता है एक और सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बाकी पूरी दुनिया, बाकी सारी इकोनॉमीज जिसके साथ हम ट्रेड करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर को फॉरेन मार्केट से मिलती हैं गुड्स और सर्विसेज, और वो उसके लिए पेमेंट करते हैं, राइट। और हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन मार्केट में अपने फैक्टर सर्विसेज को भेजता है, जिसके अगेंस्ट में जब उन्हें पेमेंट्स मिलती है उसे हम कभी कभी फॉरेन रेमिटेंसेज भी बोलते हैं। बिजनेस भी फॉरेन मार्केट से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं और कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, और उसकी पेमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। तो ये है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 4 सेक्टर मॉडल, जहाँ पे हमारे पास है हाउस होल्ड, बिजनेस, फिर हमारे पास आता है कैपिटल मार्केट, फिर हमारे पास आती है गवर्नमेंट। जब हम सिर्फ इतने मॉडल की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी यहाँ प्लेस कर देते हैं और जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो इसके साथ भी इंटरेक्ट करने लगते हैं, तब ये बनता है एक ओपन इकोनॉमिक मॉडल। तो ये जो एक मॉडल है ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है रियल लाइफ सिनारियो का, ताकि हमें आसानी हो समझने में कि एक्चुअल में एक इकोनॉमी में इनकम का फ्लो कैसे होता है।
So today we discussed national income, circular flow models, different sectors और ये सारे sectors एक दूसरे से कैसे interact करते हैं. I hope आपको ये video helpful लगी होगी. If yes, please don't forget to share, like and comment. और अगर आपको इस topic पर detail notes चाहिए हैं that can help you for the upcoming board exams, तो नीचे comment section में ज़रूर बताइए. If at least 10 students ask for it, I will surely share the notes. Thank you. Until next time.